हेलो बच्चा लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा पेपर है और इसका जो सबसे शुरुआती सबसे पहला टॉपिक है उसको पहले से हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। आपको जो टॉपिक दिया गया है उसमें दिया गया है फोर्स और उसके मोमेंट एंड कपल के बारे में बात करनी होगी, फिर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स के बारे में बात करनी, वेरिकॉन थ्योरम के बारे में, और रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट और कोप्लानर। ये आपका ये एक पर्टिकुलर हिस्सा है हमारे यूनिट नंबर 1 का। तो सबसे पहली शुरुआत जो होगी, जो हम लोग का तरीका ये होगा, सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में कुछ बात करेंगे और फिर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे, कंकरेंट नॉन करेंट कोप्लेनर, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से फिर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स की तरफ जाएंगे और फिर वेरिगन थ्योरम की तरफ जाएंगे। देखो, सिलेबस तो उन्होंने जैसे बनाना था बना दिया। हमारा जो तरीका होगा वो एक फ्लो का होगा कि हम एक आइडिया के फ्लो को फॉलो करेंगे, कैसे कंसेप्चुअली एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें डेवलप होती गई। क्योंकि अगर उस तरह से फॉलो करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ में आ जाएंगी और मेन पर्पज समझना ही है। तो कुछ सवाल हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं कुछ भी सीखने से पहले। आखिर भैया, व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट द फोर्स। सो अब यहाँ पर ये जो दो सवाल है ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है ना कि आप सब ने फोर्स के बारे में बहुत शुरुआत से पढ़ लिया है। 9th-10th में मेरे ख्याल से एक ऑफिशियल डेफिनेशन फोर्स के बारे में बात करना शुरू हो जाता है। न्यूटन महाराज आ जाते हैं, न्यूटन के बारे में बात करनी शुरू की कर दी जाती है। लेकिन आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि आज भी हमारे पास फोर्स की कोई बहुत बेहतरीन डेफिनेशन नहीं है। इट इज़ फोर्स, अगर हम जो डेफिनेशन आपको सोच रहे हो जरा सोचो, वो आप एक लॉ डिफाइन कर रहे हो, उसमें फोर्स को डिफाइन कर रहे हो। फोर्स एज इट इज़ हम डिफाइन जब करने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत चैलेंजेस आते हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि फोर्स नाम न्यूटन के लॉ से जुड़ा है तो न्यूटन साहब ही इसके बारे में बात करनी शुरू की थी, ऐसा नहीं है। न्यूटन से पहले के जो विद्वान थे, उनसे पहले के जो विद्वान थे, एक लंबा समय चला आ रहा, हजारों साल का इसमें समय कवर होता है जब फोर्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं। आपको इसके अंदर दकार्ते मिल जाएंगे। दकार्ते वही हैं जो कार्टेशियन सिस्टम जिनके नाम पर हम रखते हैं। तो अगर मैं कहूँ, हो सकता है मेरी पर्सनल राय हो, न्यूटन से पहले के जो इन्फ्लुएंशियल फिजिसिस्ट अगर आप कहोगे, तो न्यूटन से पहले अगर कोई इन्फ्लुएंशियल फिजिसिस्ट था तो वो डकार्ते थे। डकार्ते ने बहुत कुछ डिफाइन किया था, मोशन के बारे में बहुत डिफाइन किया था। उसके बाद डकार्ते, उसके बाद लियोनार्डो दा विंची, जिनकी मोनालिसा पेंटिंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो दा विंची ने एक शुरुआती कोशिश की थी फोर्स की डेफिनेशन को देने की। हालांकि लोगों ने कहा कि वो डेफिनेशन नहीं, वो एक पोएम जैसी बन गई है, बट दैट वाज दा विंची का अटेम्प्ट था। उसके बाद जो न्यूटन, सही मायनों में न्यूटन से बड़ा अगर कोई ज़माने में था तो केपलर थे। केपलर के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा, केपलर लॉ ऑफ मोशन थे। तो केपलर, जो हम लोग न्यूटन के बारे में देखते पढ़ते हैं कि ग्रेविटी है और न्यूटन के सिर पे सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटी खोज के, ऐसा नहीं है। न्यूटन से पहले गैलीलियो और केपलर, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ग्रेविटी को बहुत हद तक एक्सप्लोर कर लिया था। तब आप कहोगे, अगर न्यूटन से पहले ग्रेविटी एक्सप्लोर हो गई थी, अगर गैलीलियो ने इटली में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे झुकी हुई मीनार से गिरा गिरा के पतंग, सॉरी, पंख और पत्थर और ये सब, तो आखिर न्यूटन के साथ ग्रेविटी को हम क्यों जोड़ते हैं? हम न्यूटन को ग्रेविटी का श्रेय नहीं दे सकते। हाँ, न्यूटन को ग्रेविटेशनल लॉ, उसके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का श्रेय दे सकते हैं। न्यूटन की खास बात ये रही थी, इसमें हम लोग कह सकते हैं आज की डेट में, कि उन्होंने पहले की जो नॉलेज थी, उनके पास जो फोर्स की नॉलेज थी, उनके पास जो ग्रेविटी की नॉलेज थी, उनके पास जो प्लैनेटरी सिस्टम के मोशन की नॉलेज थी, उन सारी नॉलेज को उन्होंने एक जगह पे कंसोलिडेट किया। उन्होंने जब अपनी बुक लिखी प्रिंसिपिया, तो उस बुक में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कंसोलिडेट किया, एक जगह पे रखा, बहुत सारे पुराने विचार हटा दिए, उनकी जगह पे कुछ नए विचार रखे, और एक बहुत बड़ा जो मसाला उन्होंने अपनी किताब में डाला था जो कि पहले मिसिंग था, दैट वाज द मैथमेटिक्स। क्योंकि वो कैलकुलस भी डेवलप कर चुके थे, काफ़ी हद तक उसमें प्रोग्रेस कर चुके थे, और उसके अलावा कार्टेशियन सिस्टम, जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की काफ़ी कुछ हिस्से जो कि पहले डेवलप थी, उसको और डेवलप कर लिया था। कोन, जो आपका कोनिक सिस्टम होता है, उसको काफ़ी हद तक डेवलप कर लिया था। तो न्यूटन मैथमेटिकली काफ़ी मजबूत हो चुके थे अपने समय तक आते आते। इसलिए उन्होंने जब चीज़ों को समझाना शुरू किया, उन्होंने कई सारे पुराने, जो दकार्ते के ज़माने में स्पेस टाइम का जो कंसेप्ट था, उसको उन्होंने थोड़ा सा उसको काफ़ी हद तक मॉडिफाई किया। फिर उसी बेसिस पर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को रिस्ट्रक्चर कर दिया। तो
किया क्या उन्होंने, पहले से मौजूद आप समझ लो जो कूड़ा कचरा जो था उसको हटाया, इधर उधर किया, और जो जो मेन चीज़ें थी उनको साफ सुथरा करके उन्होंने अपनी किताब में रख दिया। तो दुनिया ने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो न्यूटन के नाम से ही किताब थी। तो यही हुआ कि अच्छा न्यूटन ने ये किया। और ऐसा नहीं कि प्रिंसिपिया को पढ़ के आप सारे मैकेनिक्स समझ जाओगे। प्रिंसिपिया यानी न्यूटन के बाद करीब 200 सालों तक बहुत ही रिगरस काम होता रहा। आयलर, लेग्रांजे, कितने सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, और आज हम जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसमें ये न्यूटन से पहले का कई सौ सालों का हिसाब और न्यूटन के बाद के कई सौ सालों का जो हिसाब है, ये सब काट छाट के एकदम धो पोंछ के हमारे सामने रखी गई है। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर आप कहोगे सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत है, तो बेटा सीधी सी बात है, जब चीज़ों को हम लोग समझना शुरू करते हैं ना, तो कई बार हमारे पास सवाल आते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अच्छा ऐसा हो गया था तो फिर इसको ये नाम क्यों दिया गया। तो जब हम थोड़ा सा पीछे उसकी प्रोग्रेस को समझते हैं, उसके पीछे की मैकेनिज्म को समझते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, हमारी रीजनिंग में आसान हो जाती हैं। ये मेरी अप्रोच है और इट्स अ वेल टेस्टेड अप्रोच आई वुड से। खैर, तो what is force, what is the definition of force and why we need to learn about the force। तो force की definition तो हम गाहे बगाहे किसी न किसी रूप से पढ़ लेंगे। अभी हमने न्यूटन्स लॉ आपको नहीं इंट्रोड्यूस किया है ऑफिशियली, तो लेकिन हम ये तो सवाल का जवाब दे सकते हैं, why we need to learn the force, because we want to study the effect of force acting on a particle। हम फोर्स को इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम किसी पार्टिकल पर फोर्स के असर को देखना चाहते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल इज क्वाइट ट्रिकी। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल में थोड़ा सा ट्रिक है। आप कहोगे सर पार्टिकल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। देखो, पार्टिकल के बारे में जो न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी, जो इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहेंगे, उसमें ये कहा गया कि भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना कुछ शेप साइज हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप उस पर जितने फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उन सारे फोर्स को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ओ पर अगर आप अप्लाई होता हुआ मान सको या दिखा सको, तो आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को ना लेकर के सिर्फ इस पॉइंट को ही डिस्कस करोगे। मतलब ये सिंपल कर लो, जैसे मान लो हमें ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट की डायनेमिक्स को समझना चाहा या इसकी इक्विलिब्रियम को समझना चाहा, मतलब रुका हुआ है तो इसके इक्विलिब्रियम को समझना चाह रहे हो, चल रहा है तो इसकी डायनेमिक्स को समझना चाह रहे हो, सिंपल सी बात है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की डायनेमिक्स या इसके इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूटन ने कहा भाई अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बाद हमारा सोल्यूशन आएगा। ओके, अगर सोल्यूशन के ऊपर इसके शेप, साइज, वॉल्यूम का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है चाहे हम एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट माने चाहे एक पॉइंट मान लें, तो अगर आप पॉइंट मान सकते हो उसी पॉइंट को हम पार्टिकल कह देते हैं। तो मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, ये सब अगर उसके सॉल्यूशन पर, उसकी इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन या डायनेमिकल सॉल्यूशन पर अगर कोई असर न डाले, तो हम क्यों वो शेप साइज को लेकर के अपने ज़बरदस्ती लादे लादे घूमें? हम क्यों ना उसी को एक जस्ट पॉइंट की तरह से मान लें। इट इज़ अ काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, आई वुड से इट इज़ अ काइंड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। और ये न्यूटोनियन फिजिक्स में एक प्रॉब्लम भी थी। आगे कभी अगर आपको मौका लगेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर आप कभी आईआईटीज़ में जाओगे या आप कोई हायर लेवल कोर्स करोगे जहाँ आप लैग्रांजे मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स पढ़ोगे, तो जब आप लैग्रांजे हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हो प्यारों, तो वहाँ पर एक कंस्ट्रेंट फोर्स की बात आती है, वहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात आती है, वहाँ पर ये बात आती है कि जो बॉडी है उस बॉडी का अपना एक खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। उस इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से उसमें कुछ इंटरनल फोर्स होते हैं। उन कंस्ट्रेंट फोर्सों को अगर हम पूरी बॉडी के डायनेमिक से हटा दें तो हम एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये बात न्यूटन के मरने के बहुत साल बाद, आयलर के ज़माने में आते आते लैग्रांजे हैमिल्टन ने दी थी, तो उसको एक अलग तरह के मैकेनिक्स कहते हैं, मोर रिफाइन, मोर सोफिस्टिकेटेड मैकेनिक्स, इट इज़ कॉल्ड द लैग्रांजे मैकेनिक्स या हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। पर अभी हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बड़े शेप साइज वाले ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के रूप में मान लेना भी एक बहुत ही वैलिड अजम्पशन माना जाता है। इसमें किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। इट्स अ वेरी वैलिड रीजन, वेरी वैलिड अजम्पशन। अच्छा, खुद ही से सोचो, आप तो जानते होंगे कि हमारा जो सूर्य है ये एक बहुत बड़ी आकाश गंगा का एक छोटा सा स्टार है। हम जिस आकाश गंगा मिल्की वे में रहते हैं, उस मिल्की वे में हमारे सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं, और उस सूर्य
के चारों तरफ हमारा एक बहुत ही छोटा सा सोलर सिस्टम है, और उस बहुत से छोटे सोलर सिस्टम में एक बहुत छोटी सी हिस्सा हमारी पृथ्वी है। तो अगर आपको किसी इस मिल्की वे की स्टडी करनी, सपोज आपको इस पूरे आकाश गंगा की स्टडी करनी है, तो उसमें आप अपनी पृथ्वी क्या मानोगे? जस्ट टाइनी पार्टिकल, जस्ट पॉइंट मानोगे, बिकॉज अर्थ, आपकी अर्थ कितनी बड़ी है, हाँ मतलब नाप नहीं सकते हैं हम। कितने लोग ऐसे होंगे जो पूरी अर्थ को एक चक्कर लगाए होंगे? बहुत कम होंगे। तो इतनी बड़ी अर्थ है, लेकिन इतनी बड़ी अर्थ को हम पॉइंट के रूप में मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम कितने बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, मिल्की वे इज ह्यूज ह्यूज बियॉन्ड द इमेजिनेशन, ह्यूज स्ट्रक्चर है। तो जब आपको इतने बड़े मिल्की वे के केंद्र पर रखे हुए ब्लैक होल और उसकी डायनामिक्स स्टडी करनी है, देन आप अर्थ को, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो अगर आप अर्थ को मानोगे भी तो जस्ट टाइनी स्मॉल पॉइंट की तरह से उसको देखोगे। दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड द पार्टिकल अजम्पशन। इस पार्टिकल अजम्पशन की बात हम लोग करते हैं। अच्छा, ये अजम्पशन हमको ज़रूरी है समझना, बिकॉज इसी अजम्पशन से ही हम आगे ब्लैक बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लैक बॉडी इज डिफरेंट टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम FFD डिफाइन करना शुरू करेंगे, और फिर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या फोर्स है ये सब कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। सो व्हाट इज़ आवर इंटरेस्ट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, ओके, और फिर उस पॉइंट पर हम देखेंगे कि जो फोर्स लग रहे हैं क्या वो किसी तरह से नलीफाई हो रहे हैं, या उसका एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है वो कितना है, कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड हैं हम, इसलिए हम फोर्स को पढ़ना चाहते हैं। और ज़्यादा हम ये पढ़ना चाहते हैं कि वो फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किस तरह का असर दिखाता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट, दैट इज द आवर मोटिवेशन। सो आवर मोटिवेशन टू स्टडी द फोर्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू रिप्लेस 2 or more forces एक्टिंग ऑन अ गिवन पार्टिकल। मान लीजिए आपके पास एक अकेला पार्टिकल है और उस पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो वही चीज़ आपने लिखा है यहाँ पे कि हाउ टू रिप्लेस 2 or more forces acting on a given particle by a single force having same effect as the ओरिजिनल फोर्स। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, जैसे मान लो आपके पास एक पार्टिकल है, जिस पार्टिकल का आप स्टडी करना चाहते हो, आपने वो पार्टिकल ले लिया है, ठीक है भाई, आपके पास एक पार्टिकल, ये आपका पार्टिकल है। इस पार्टिकल पर 2 फोर्स मान लो इस तरह से, जैसे मैंने डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे थे। अब आप कह रहे हो कि सर 2 फोर्स है, क्या ऐसा नहीं हो सकता इन 2 फोर्सों की जगह पे इनके इक्विवेलेंट एक फोर्स हम बना लें और हम दिखाएं कि वो फोर्स ही काम कर रहा है? हम 2 को ना कैलकुलेट करें, बल्कि 2 का असर एक ऐसे फोर्स में कन्वर्ट करके सिर्फ उसको बनाएं। तो हम बजाय 2 फोर्स के बजाय से हम पार्टिकल को सिर्फ एक फोर्स से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन खास बात ये है कि जो नया फोर्स होना चाहिए, इसके अंदर वो पहले से लगे हुए दोनों फोर्सों का पूरा गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई और फोर्स लग रहे थे, हमने कोई और फोर्स मान लिया, नहीं, उन्हीं दोनों फोर्स को रिजॉल्व करके हम एक फोर्स को बात कर लें। तो ऐसा होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लो, जैसे आप मान लो आप एक मंत्री हो, आपसे एक गांव के लोग मिलने आए हैं, गांव में पानी की समस्या है, तो आपके मंत्री साहब से गांव के लोग मिलने आए पानी की समस्या बताने के लिए। अब उस समस्या को बताने के लिए मान लो 20 लोग आए हैं, तो आप 20 लोगों से नहीं मिलोगे ना, आप यही कहोगे भाई 20 लोगों से, भाई ऐसा है, आप अपने में से कोई 1-2 व्यक्ति को चुन लो जो आपकी सारी समस्याओं को आकर के मुझे बता दे, और मैं उस पर आपका फैसला बता दूंगा जो हमसे हो पाएगा। ये तो नहीं होगा कि सारे लोग आएंगे, अब सारे 20 के 20 लोग आ गए तो 20 के 20 बोलना शुरू करेंगे, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम उसमें से कुछ लोगों को नेतृत्व करने के लिए चुन लेते हैं, जैसे भी चुना जाए। वैसी तरह से यहाँ पर भी हमें बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो हम कहेंगे भाई इतने सारे फोर्स ना दिखाओ हमको, क्या करो तुम कोई इन सारे फोर्सों का जोड़ जमा एक फोर्स बता दो, उसी फोर्स का असर हम इस पॉइंट पर देखेंगे। तो ये चीज़ है, यानी कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम एक रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है उसको हम समझ जाएं, पर कैसे होगा, कैसे बहुत सारे फोर्सेस को हम एक फोर्स में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, उसके रूल है वेल डिफाइंड रूल है। वो मैकेनिक्स के मूल रूलों में एक आता है जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहेंगे, आगे अभी इसमें पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहाँ पर, अगला जो हमारा मोटिवेशन ये है कि वी नीड टू फाइंड, हमारा अगली मोटिवेशन है वी फाइंड द रिलेशन अमंग वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स आ गया, साथ ही साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है,
ठीक है, इक्विलिब्रियम में है और उसके ऊपर कई फोर्स काम कर रहे हैं। तो ठीक है, हम उसको रिजल्टेंट फोर्स तो जान ही लेंगे, लेकिन हम एक और साथ साथ वो जितने फोर्स काम कर रहे हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मोटिवेशन जो है वो मैकेनिक्स की इस सेक्शन को पढ़ने का यही है कि फोर्स को जानेंगे, फोर्स के रिजोल्यूशन को जानेंगे, फोर्स के रिजल्टेंट को जानेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट की अवस्था को जानेंगे, फोर्स का उस पर असर जानेंगे। ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझ जाओगे ना, अगर उसको लॉजिकल सेंस में समझ जाओगे, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप उस प्रॉब्लम को पहचान पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आपके लिए जो प्रॉब्लम बनाई जाती है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जो एक काल्पनिक स्थिति, एक समस्या वाली स्थिति आपके सामने रखती है। बताओ भाई अब तुम क्या करो। जैसे विक्रम बेताल में होता नहीं था कि विक्रम जी के ऊपर बेताल चढ़ा, उनकी कहानी सुना रहा है और आखिर में कहानी रोकता है, कहता बताओ विक्रम तुम क्या करोगे। तो अब विक्रम क्या करेगा, तुम विक्रम हो और ये बेताल रूपी प्रश्न है। तो आपकी जो सोच है, आपने जो पहले समझ बना रखी है, उस समझ का अप्लाई करोगे उस सिचुएशन में, और कुछ नहीं करना। आपकी अपनी कुछ समझ है, सवाल है, तो आपने जो समझा है उस समझ को उस सवाल में आपको अप्लाई करना है। अब जैसे अप्लाई करोगे, सही से अप्लाई कर दो, सही से ताला, सही चाबी मिल गई, इट विल बी रिजॉल्व। बट जरूरी क्या है, सवाल के साथ साथ आपकी एक समझ जरूरी है, और समझ में यही होता है। सीधे जब कूद पड़ते हैं बच्चे सवाल हल करने के लिए, हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, अरे थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, थ्योरी नहीं पढ़ो, थ्योरी ना पढ़ो, क्योंकि 12th 11th 12th का कल्चर इस समय से चल रहा है ना कि अरे थ्योरी थ्योरी क्या, कुछ नहीं, थ्योरी बेकार होती है। थ्योरी में ही तो तुम्हारी समझ डेवलप होती है। थ्योरी को मंथन करो, मथो उसको, उसको जैसे मतलब थ्योरी दूध जैसा है, उसको मथोगे मथोगे उसको, इतना इतना आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगाओगे, आप उसमें मक्खन और घी और ये सब निकालोगे, जो कि बड़ा वैल्यूबल चीज़ें होती हैं। तो अगर हम फोर्स की डेफिनेशन की बात करें प्यारो, तो देखो यहाँ पर लिखा है अ फोर्स रिप्रेजेंट, ओके दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन, अ फोर्स रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ वन बॉडी to another. So it's a very experimental definition, जो कि ऑब्जर्व करके लोगों ने देखा था। क्योंकि शुरुआत में जब फिजिक्स डेवलप हो रही थी या साइंस डेवलप हो रही थी, तो एवरीडे एक्सपीरियंसेस ही थे जो हम लोग रोज़ देख रहे हैं। अगर हम मान रहे थे, जैसे एक फिजिसिस्ट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने टैको ब्राहे थे, एक ऑब्जर्वर, एस्ट्रोनॉमर भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। अगर पृथ्वी घूम रही होती तो जब हम बॉल उछालेंगे हवा में, कोई पत्थर उछालें, तो वो पत्थर वहीं क्यों गिरता है जहाँ से उछाला जाता है। वो पृथ्वी घूम रही हो तो जैसे हवा में गया पत्थर, तो पृथ्वी तो घूम गई, और पत्थर वो कहीं और गिरना चाहिए, थोड़ा बहुत ही डेविएट होना चाहिए। ये टैको ब्राहे का बिल्कुल जनरल ऑब्जर्वेशन था, जो कि रोज़मर्रा के जीवन में कोई भी आदमी देख सकता था। केपलर जब होते हैं तो केपलर उसको डिफाइन करने के लिए एक मैग्नेटिक लाइन और एक एनवायरमेंटल कई सारे इश्यूज और मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह कुछ को ले करके उसको डिफाइन करते हैं कि नहीं, अर्थ घूम रही है, पत्थर वहीं पर इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये कारण होते हैं। और फिलोसफिकल उनके कुछ अपने अजम्पशंस थे केपलर के, जिन्होंने उसको बताया था। फिलहाल हम सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि डेफिनेशंस जो बनती थी शुरुआत से और अभी तक, उसमें ऑब्जर्वेशंस होते हैं। पहले लोग अपनी सामान्य आँख नाक कान से जो देखते थे वही परिभाषा बना देते थे। आज की डेट में फिजिसिस्ट लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में जो होता देखते हैं उसके बेसिस पर डेफिनेशन बना सकते हैं। अब चूंकि वो एक्सपेरिमेंट इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि हम लोग तो देख नहीं पाते हैं, हम लोग तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हम उस डेफिनेशन को नहीं उस तरह समझ पाते हैं। कई बार थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ती है। लेकिन अगर टैको ब्राहे वाला जंक्शन देखो कि पत्थर क्यों गिरता है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ सर ये तो बात सही है, पत्थर उछालो वहीं गिरता है। पृथ्वी घूम रही होती तो जब पत्थर हवा में उछलता है पृथ्वी घूम जाती है, पत्थर कहीं और गिरता। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक गोली हवा में मारी और वो हवा में जा रही है, उतनी देर में पृथ्वी घूम रही है, तो वो गोली जब गिरेगी तो भारत में लखनऊ में नहीं गिरेगी, अब वो जाके भोपाल में गिरेगी। ऐसा नहीं होता है, ये अलग उसकी डायनेमिक्स है पूरी। तो खैर यहाँ पर देखो, ये भी बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो एक बॉडी के द्वारा दूसरी बॉडी पर जब हम कोई एक्शन करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर एक क्रिया करती है। ये परिभाषा दोनों तरफ से ली जा सकती है। तो यहाँ पर वन बॉडी का मतलब हमारे द्वारा, हम अगर इस लैपटॉप पे अपनी नाक रगड़ रहे हैं, तो हमने अपनी नाक रगड़ी प्रेस की लैपटॉप पे, तो लैपटॉप की स्क्रीन ने भी हमारी नाक पर एक प्रेशर लगाया। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ एक्शन ऑफ वन बॉडी, लाइक हमारी नाक और हमारी लैपटॉप। तो वन बॉडी में आप एक बार नाक को ले सकते हो,
वन बॉडी में एक बार आप लैपटॉप को ले सकते हो। तो अगर हम इसको कर रहे हैं तो अगर उंगली से प्रेस कर रहे हैं हाथ को, तो हाथ भी प्रेस कर रहा है उंगली को। सो इट्स एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट्स एक्सियम जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स रिप्रेजेंटेड द इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। एक इंटरैक्शन मतलब समझ रहे हो ना कि इंटरैक्शन का मतलब ये होता है मुलाकात, एक तरह से मुलाकात हो रही है दो बॉडीज़ की। अब वो बॉडीज़ मुलाकात में दूसरे बल लगाया जा रहा है, जो भी हो रहा है वो उसको कहते हैं। तो जरा एक चीज़ और देखें, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम कुछ टर्म्स को यहाँ पर यूज करते हैं। कुछ टर्म्स हमारे पास यूज, जैसे फोर्स, पहली बात फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन अगर आपके पास है तो आपको मालूम होना चाहिए, वेक्टर की वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, जैसे मान लो अगर एक गाड़ी है, एक कार है, जिसको हम लिख रहे हैं वेलोसिटी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ। तो अगर एक कार दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ जा रही है तो उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ, और उसकी रफ्तार क्या है, हर घंटे में वो 30 किलोमीटर जा सकती है। तो जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ये उसका मैग्नीट्यूड है कि इस रफ्तार से चल रही है, और जो नॉर्थ है ये उसकी दिशा है। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वेक्टर डिफाइन करना है या फोर्स को डिफाइन करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है, एक दिशा होती है, वो जिस दिशा में होती है उस दिशा से हम एक लाइन ऑफ एक्शन भी निकाल सकते हैं। तो और ख़ास बात, चूंकि हमने पॉइंट एजम्पशन ले रखा है, हमने पार्टिकल को जब पॉइंट मान रखा है, और हमारा इंटरेस्ट यही है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स काम करता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फोर्स काम कर रहा है उसका रिजल्टेंट कितना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कई फोर्स काम कर रहे हैं तो उनका इक्विलिब्रियम में संबंध क्या है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो आने वाले समय में हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे, जो जिस पर फोर्स लगने की बात होगी। फिर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है उसकी बात होगी, जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कितना है उसकी बात होगी, जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी बात होगी। तो 3-4 पैरामीटर याद रखना। देखो ये जो पर्पल कलर का बना है यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन है ये, और ये जो है आपका फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी आपको दिख रही है, ये इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन है, और ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अगर देखो ऑब्लिक अगर देखो तो देखो यहाँ पे इस ग्रीन वाले डायग्राम को देखो, जो ग्रीन वाला डायग्राम है, तो यहाँ पर हमने एक फिक्स्ड एक्सिस ले रखी है, एक फिक्स्ड एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक फिक्स्ड एक्सिस है। एक दिशा में हमारी जो ग्रीन कलर की लाइन है ये एक दिशा में फोर्स को दिखा रही है। तो जो फोर्स की दिशा को आगे बढ़ाते चले जाओगे तो लाइन ऑफ एक्शन पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है, थीटा एंगल दिख रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ फोर्स कहलाता है, फिक्स्ड एक्सिस एंगल ऑफ फोर्स कहलाता है। तो इस तरह से हम लाइन ऑफ एक्शन, एंगल ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, इन सारी चीज़ों की यथावत जहाँ ज़रूरत होगी जैसी वहाँ उस तरह की बात करते रहेंगे। ठीक है, अब फोर्सेस भी कैसे, कितने तरह के फोर्स होते हैं, तो देखो 2 तरह के फोर्स हम कह सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है बॉडी फोर्स। ओके, 2 तरह के फोर्स होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, बॉडी फोर्स। तो देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है एंड हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स लगा रहे हैं, मोशन कर रहा है। देखो ऐसे ना, ये बॉडी है, इस तरह से इस पर फोर्स लगा रहे हैं, मोशन कर रहा है। तो जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, पूरे सरफेस पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अच्छा, एक बॉडी फोर्स होता है। बॉडी फोर्स में क्या होता है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल सोचो। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, जैसे मान लो अर्थ है, एक बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत स्फेरिकल, नियर टू स्फेरिकल बॉडी है, और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है सन, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास बहुत सारा ग्रेविटी का फोर्स लगाने का ताकत है। तो सन के पास बहुत सारी ग्रेविटी लगाने की ताकत है, और अर्थ भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट है। न्यूटन का लॉ कहता है कि 2 मैसिव ऑब्जेक्ट हैं। तो आप ये कहोगे कि सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में पूरी की पूरी अर्थ है, तो जो पूरी की पूरी अर्थ है इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्स, अर्थ और सन कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, बट स्टिल द अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस सन।
गॉट द पॉइंट है ना। तो ये पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, अंदर बाहर पूरा पूरा, ऐसा नहीं खाली ऐसा नहीं कि केवल ग्रेविटी उसकी अर्थ की सरफेस पे होकर के चली गई, अर्थ के पूरे वॉल्यूम का मास, उसकी डेंसिटी, उसकी जो हैवीनेस है, उसको लेकर के ग्रेविटेशन काम करता है। तो दिस इज द वॉल्यूम पर पूरा काम कर रहा है, दिस इज द बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स इन सेंस कि आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी हैवी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में आप वहाँ पर इसको देख रहे हो। ऐसा ही चार्ज के साथ भी देखते हैं, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब यहाँ एक पॉइंट हो सकता है कि क्या आप इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल मान रहे हो, तो आप लोगों ने क्वांटम पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑलवेज अ पार्टिकल, दैट इज अ ट्रिकी इशू टू से। इसीलिए मैंने पर्पजली ग्रेविटेशनल का एग्जाम्पल आपको दिया था, क्योंकि अर्थ कैन बी कंसिडर एज अ पार्टिकल इन कंपैरिजन टू सन। आप हो गए क्यों, देखो अर्थ कितनी छोटी है सन से। अगर आप पृथ्वी पर देखते हो, अरे देखो छोटा सा तो है सन, इतना बड़ा तो है सन, इतना बड़ा तो है चांद, ना ऐसा नहीं है। चांद तो पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फुटबॉल का स्टेडियम देखो, अब देखा होगा फुटबॉल या क्रिकेट के मैच होते हैं, फुटबॉल चूँकि बड़ा उसका है, तो एक फुटबॉल का स्टेडियम देखो, तो जो फुटबॉल का स्टेडियम है अगर उतना बड़ा सन है, तो फुटबॉल के स्टेडियम में आप एक ऑरेंज रख दो, छोटा संतरा रख दो। तो अगर फुटबॉल का वो जो स्टेडियम है वो अगर सन का साइज है, तो उस स्टेडियम में रखा वो जो संतरा है वो अर्थ का साइज है। इतनी छोटी है अर्थ। हमको सन छोटा इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर दूर, बहुत दूर है ये, इतना दूर है, 8 मिनट लगता है लाइट को हम तक आने में, जो कि मतलब फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट जो वर्ल्ड में है यूनिवर्स में, लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो चलती है, वो भी यहाँ तक आते आते 8 मिनट का समय लगभग ले लेती है। तो इसलिए हम अर्थ को सन के कंपैरिजन में एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। नाउ द फोर्स सिस्टम। अब आगे जब हम लोग बात करेंगे, देन वी हैव टू डिस्कस सम फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम का मतलब ये होता है कि टाइप ऑफ फोर्सेस, कितने तरह के फोर्स काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में, 1 डायमेंशनल लाइन में, 3 डायमेंशनल प्लेन में, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर देखो आपको लिखा है कि द फोर्स सिस्टम इज सेट ऑफ मैनी फोर्सेस acting on a particle. What is the force system? Force system represented set of many forces acting on a particle. इसे the system of forces, इसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में पहला क्या है, जैसे एक है प्लेनर, एक होता है नॉन को प्लेनर। तो प्लेनर को ही हम को प्लेनर भी कहते हैं, एक ही प्लेन में रहने वाला फोर्स। बहुत सारे फोर्स एक ही प्लेन में है तो उसको प्लेनर कहते हैं। अगर एक प्लेन में नहीं है तो नॉन को प्लेनर या नॉन प्लेनर कहेंगे। तो प्लानर में क्या होते हैं, कोलिनियर आते हैं, कंकरेंट आते हैं, नॉन कंकरेंट आते हैं। अब कोलिनियर को भी हम लाइक कोलिनियर, अनलाइक कोलिनियर कह सकते हैं। कंकरेंट भी है, नॉन कंकरेंट में भी पैरेलल, एंटी पैरेलल या नॉन पैरेलल आते हैं। वैसे जो नॉन को प्लानर फोर्स होते हैं उनमें भी कंकरेंट होता है, नॉन कंकरेंट होता है। अब नॉन कंकरेंट में भी पैरेलल और नॉन पैरेलल आते हैं। इनमें से कई सौ हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो एक हम डायग्रामेटिक, हम वर्बल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, डायग्रामेटिक डेफिनेशन देखेंगे और उससे आपको एक बेहतर सा आइडिया डेवलप करना है और अपने नोट्स को इसी तरह से आपको बनाते रहना है। तो अगर हम प्लानर फोर्स की बात करें या को प्लानर फोर्स की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि द सेट ऑफ फोर्सेस दैट कंटेन्ड इन सिंगल प्लेन। एक ही प्लेन में जो फोर्सेस होते हैं उनको हम को प्लानर कहते हैं। सिंपल सी बात, जैसे को स्टडी होती है, कलीग होते हैं तो एक साथ काम कर रहे हैं तो कलीग हो गए हैं। को स्टूडेंट होते हैं, कोएड एजुकेशन होता है जहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, तो ये को वर्ड वैसा प्रीफिक्स है जो एक साथ को दिखाता है। तो अब देखें यहाँ पर, जैसे को प्लानर कंकरेंट, तो आप एक प्लेन देख रहे हो और उस प्लेन पर आप क्या देख रहे हो, प्लेन पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है। तो इसको हम कहेंगे को प्लानर कंकरेंट, क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक ही लग रहा है। F1 ऐसे मान लो एक फोर्स यहाँ है,
एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये है, और ये दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओ से जा रहे हैं, तो ये कंकरेंट फोर्स होंगे, एक ही प्लेन में है। अगर को प्लेनर हैं और नॉन कंकरेंट हैं, एक ही प्लेन पर हैं, ओरिजिनेशन एक ही प्लेन से हो रहा है, लेकिन F1 की डायरेक्शन कुछ और, F2 की और है। अगर को प्लेनर और को लीनियर की बात करें तो देखो यहाँ पर F1 F2 देखो, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही है, एक ही दिशा में है। F2 F3 F4 की भी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, बस इनका हेड एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक को लाइक कहेंगे, जैसे F1 F2 लाइक कोलिनियर है, एक ही तरह से कोलाइन है, और जो F3 F4 है वो अनलाइक हैं, ऐसे एंटी इनकी हेड टू हेड हो गए हैं। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर आ रहा है। तो अब हम नॉन को प्लानर की बात करें तो आप ये देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, जिसमें आपके पास एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, लेकिन दोनों का प्लेन अलग है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में H प्लेन में है, एक वर्टिकल प्लेन है V प्लेन है। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए ओरिजिन इनका एक ही है, तो दे आर कंकरेंट बट दे आर नॉट द को प्लानर। अच्छा, को प्लानर पैरेलल फोर्स की बात होगी तो यहाँ पर अब देखो, को लीनियर फोर्स पैरेलल फोर्स में अंतर होता है। को लीनियर फोर्स में क्या होता है, को लीनियर, को लाइन मतलब कॉमन लाइन होती है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ही तरफ हैं ये। और पैरेलल में क्या होता है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, लेकिन दे आर पैरेलल, दे नेवर मीट ईच अदर, कभी आपस में ऐसे मिलेंगे नहीं, कभी आगे जाके भी नहीं मिलेंगे। तो आप देखो यहाँ पर F1 और F2, लेट मी जस्ट जूम इट, आई होप, जूम जरा, ये देखो जूम, अगर हम आप थोड़ा जूम करके जो मैं देख रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखो इस चीज़ को, कहाँ गया टिप, कहाँ गया, ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F1 फोर्स है, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ऐसे ही F3 फोर्स है, F4 फोर्स है, दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो दे आर द को प्लेनर एंड द पैरेलल टू, दोनों को प्लेनर भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, इस तरह से हमारी बात आ गई। तो अब आगे हम बात करते हैं, जब हमारे पास इन द केस ऑफ टू को प्लेनर कंकरेंट फोर्सेस इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अभी इस पर्टिकुलर जो हमारा सेक्शन है, अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, इसमें उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि इसके साथ एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जुड़ा हुआ है। और ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिस व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया था, वो शायद 1547 से 1620 ऐसे था, न्यूटन से ही। 1609 का जो समय था वो तो केपलर का समय था, तो वही उस ज़माने का था, उस ज़माने का ये व्यक्ति था जिन्होंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डेवलप किया था। और फिर आगे जा करके लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देता है हमारी मैकेनिक्स की स्टडी में। तो जरा देखिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस इज ऑब्जर्व्ड बाय नोइंग द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। अगर हमारे पास बहुत सारे फोर्स हैं, मोर देन टू फोर्सेस हैं या टू ही फोर्स हैं, तो फिर उनका कंपोजिशन की बात आती है। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस इज ऑब्जर्व बाय नोइंग द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। भाई आपके पास फोर्सेस हैं, आपको अगर दो फोर्स लिखने की जरूरत नहीं, इनकी जगह पे एक फोर्स लिख दो। तो किस रूल से लिखें, ऐसे थोड़ी अपने मन से लिख देंगे, कोई रूल होगा ना, जोड़ने कोई रूल तो होगा, रिजल्टेंट देने कोई रूल होगा। तो यह लिखा है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस इज ऑब्जर्व बाय नोइंग द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, सो द रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस सम इफेक्ट एज दैट ऑफ द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आप बना रहे हो, इसको क्या होना चाहिए, इसके द्वारा वही इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि ओरिजिनल सिस्टम ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर आप देखो, ये जो मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया है, दिस इज अ बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है F1, जिस बॉडी के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है F2, F1 F2 दो फोर्स काम कर रहे हैं, और ये इक्विवेलेंट है, तीन लाइनें मतलब इक्विवेलेंसी है, इक्विवेलेंट हैं एक ऐसे पॉइंट में जिसपे के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है R इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने F1 F2 डैश्ड मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि अब ये नहीं है, F1 F2 नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे सिर्फ एक फोर्स R है। तो इस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू ही हम इस चीज़ को बता पाएंगे कि कैसे हम F1 F2 दो को हटा करके उसकी जगह पे एक फोर्स R को रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आगे फर्दर, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हो, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द को प्लानर कंकरेंट फोर्स, वी नीड टू डेवलप सम एनालिटिकल मेथड। तो हमारे पास कुछ
एनालिटिकल मेथड की बात होगी तो दो तरह के मेथड है एनालिटिकल मतलब मैथमेटिक्स के थ्रू। एक होता है मेथड ऑफ द फोर्स पैरेललोग्राम लॉ, और दूसरा होता है मेथड ऑफ द फोर्स ट्रायंगल। फोर्स मतलब फोर्स जो कि एक्सिस में फोर्स मतलब दो कंपोनेंट फोर्स वगैरह होते हैं इसलिए। सो इन द वेरी नेक्स्ट क्लास हम लोग बात कर रहे होंगे फोर्स पैरेललोग्राम लॉ की, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। ट्रायंगल लॉ भी ऑल्दो इट इज़ नॉट क्लियरली मेंशन इन योर सिलेबस बट स्टिल दिस इज अ मेथड, तो हम लोग इसकी बात करेंगे वहाँ पर आपके साथ, और फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल काम करेंगे, और फिर कुछ ऐसे मतलब अगले टॉपिक की तरफ ट्रांसमिसिबिलिटी और वेरिगॉन थ्योरम वगैरह पे फिर अगले स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलेंगे। तो आई होप जो लॉजिकल फ्लो था उसका एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है देन बिल्कुल आपके कमेंट्स बिल्कुल इस स्वागत योग्य हैं। आप अगर वीडियो को लाइक करते हो, आप अगर वीडियो पे कमेंट करते हो, तो वो इस वीडियो को यूट्यूब के एल्गोरिदम में थोड़ा बूस्ट करता है। उनको लगता है कि ये जो पूरा वीडियो है ये एक एफर्टलेस, एक यूजलेस, एक इंफॉर्मेशन लेस, एक बेकार किया हुआ काम नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू है। ठीक है, जो भी है, आप 2 4 10 12 लोग हैं, जो भी लोग देख पा रहे हैं, अगर वो भी इस पर एक अच्छा रिस्पांस दे देते हैं, रिस्पांस मतलब ऐसा नहीं ज़बरदस्ती आपको इसमें कुछ करना, इफ़ यू फील जस्ट फॉर अ टाइनी मोमेंट नो इट्स गुड, देन जस्ट प्रेस द क्लिक लाइक बटन, एंड इफ़ यू थिंक नो ऐसे चीज़ों को हमें आगे भी सुननी है, देन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव सम फीलिंग जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो। सो वो दिस डेफिनेटली बूस्ट करेगा इस वीडियो को भी और हम लोगों के एफर्ट को भी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।